सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। 4 मौसम रखने वाले मेरे पाकिस्तान में जाड़ा जाने और बाहर आने को है, लेकिन सियासत के 5वें मौसम का दर्जा हरारत है कि गिरने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत माशी मैदान में कामयाबियों और महंगाई में कमी के दावों के बावजूद अवाम में मकबूलियत का हदफ हासिल करने में अभी पीछे है। दूसरी जानिब अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर कप्तान जेल में होने के बावजूद पॉपुलर है, लेकिन उसकी जमात की नातजुर्बाकार क़यादत हुकूमत को टफ टाइम देने में नाकाम दिखाई दे रही है। शायद इसकी वजह पीटीआई का मुख्तलिफ महाजों पर एंगेज होना और एक जानिब से अपने कप्तान और असीर क़यादत को जेल से निकालना है और दूसरी जानिब से हुकूमत से महाजराई भी है। फिर इस्टेब्लिशमेंट से भी फासला सिमट कर नहीं दे रहा और इसे अपनी सफ़ों में भी ग्रुपिंग धड़ेबंदियों का सामना है। इन तमाम मुश्किलात के साथ साथ अब पीटीआई एक अपोजिशन अलायंस की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में इस हवाले से एक बड़ी अहम बैठक हुई, बल्कि बैठकें हुई। मौलाना फजल रहमान साहब खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नए इंतखाबात का, आपको पता है, इलेक्शन का मुतालबा तक किया और गवर्नमेंट के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करके गोया पीटीआई के मुंह की बात छीन ली है। लेकिन क्या महज हम ख्याल दोस्तों के साथ एक इशाइये के बाद मीडिया के सामने नए इलेक्शन का मुतालबा कर देना काफ़ी हो जाएगा? क्या ड्राइंग रूम्स में होने वाली मुलाकातें इस हुकूमत को वाकई प्रैक्टिकली परेशान कर सकती है? हुकूमत इसको चैलेंज समझ रही है या फिर नहीं? या फिर पार्लियामेंट में अगर हम बात करें, नंबर गेम जो है वो मसला है ना। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया से कोई खदशा रहा है। अब अदलिया में हुकूमत की मंशा के मुताबिक आईनी बेंच भी बन चुका है, जिसका जज भी इसी जुडिशल कमीशन से मुंतखब हुआ है, जहाँ हुकूमत का आप कह लें कि वजन ज़्यादा है और हुकूमत के लिए परेशानी का सबब जो आईनी और दस्तूरी तशरीहात के मुकदमात बन सकते थे, जो माजी में हुकूमतों को हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा झटका देते रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत इस हवाले से परेशान नहीं है। ले देकर हुकूमत के लिए 2 ही महाज परेशानी का सबब बन सकते हैं, एक मुआशी और दूसरा सियासी मंजरनामे में इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इस शक्ल में मौजूद है खतरा। और ये कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाज़ा मौलाना साहब की जानिब से नए इलेक्शन के मुतालबे के दूसरे ही दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब की उनके घर आमद से लगाया जा सकता है। अच्छा, वो अलग बात है कि हुकूमत इस चैलेंज को या ख़तरे को शो करे या ना करे, या ये बताए कि जी हमें तो बिल्कुल ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। ज़ाहिर बात है हुकूमत ने भी अपना एतमाद, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। अगर ख़तरा महसूस करेंगे भी तो आपको अल-ऐलान तो नहीं बताने लगे। हाँ, लेकिन जो मुलाकात हुई है इस मुतालबे के अगले ही दिन, इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हुकूमत इसको बड़ा सीरियसली ले रही है। लेकिन मौलाना साहब क्या मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, ये और बहुत से अहम इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले ग्रैंड जो अलायंस बनने की बातें हो रही, वहीं से शुरू करना चाहूँगी मैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के बड़े चर्चे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी अब इस बात का बरमला इजहार भी करते हैं कि जी तलखियाँ होनी चाहिए, लेकिन जमातों में तलखियाँ सद तक नहीं होनी चाहिए कि शिद्दत आ जाए इसमें। और पीटीआई को भी बड़ा एहसास है कि मौलाना फजल रहमान साहब को जो माजी में कहा जाता रहा, जिन जिन अलकाबात से नवाजा जाता रहा, वो गलत था। तो आपको लगता है कि अब एक पेज पर आ जाएंगे मौलाना साहब और पीटीआई, और फिर ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? नहीं, काफी हद तक आ गए हैं। और देखिए, पाकिस्तान के अंदर 3 ही कुव्वतें हैं जिनके पास स्ट्रीट फोर्स है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पीटीआई है, फिर जेयूआई है और फिर वकला है। अब ज़ाहिर है किसी हद तक सहाफ़ी भी हैं। तो ये 3-4 कुव्वतें अगर आपस में इकट्ठी होती हैं तो फिर ही हम पाकिस्तान में आइन की रेस्टोरेशन के लिए, बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए एक मौसर तहरीक चलाने की पोजीशन में आएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि मौलाना आप काफ़ी हद तक इस बात पे आ गए हैं। और पहले भी आपको पता ही, आपके प्रोग्राम में भी मैं तो 1 साल से ये बात कह रहा था कि जब तक ये अलायंस नहीं बनता, पीटीआई अकेली जो है वो हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकेगी। ठीक है। अच्छा, ये जो अलायंस है, इस हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश करती रहीं कि जो अली मीन गंडापुर साहब से इमरान खान साहब को इख्तिलाफात हुए फवाद साहब, उसमें बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो मौलाना साहब, और चूँकि उनकी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, और ज़ाहिर बात है कि कॉन्स्टिट्यूंसी की जो आपस की हल्के की सियासत होती है वो आप सियासतदाना बेहतर समझते हैं कि वो लगा रहता है एक दूसरे को कोई ना कोई बात कहना। तो मौलाना साहब के बारे में उनके जो ख्यालात थे, जिनका वो बरमला इजहार करते रहे, इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो रहा था पीटीआई को कि कल को उन्हीं के साथ अगर ग्रैंड अलायंस बनाना है, जो कि वक्त की ज़रूरत है, तो गंडापुर साहब के साइड लाइन होने की एक वजह ये भी बनी। ये बात सही है आपकी। मौलाना फजल रहमान को अली अमीन गंडापुर के ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे और इसी तरह से अली अमीन साहब को मौलाना के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो लोकल डीआई खान की पॉलिटिक्स है वो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से भी
जी, बिल्कुल। तो जी लेकिन जी जब जी जी इमरान खान ने इसी ये बात जो है वली अमीन को कही थी कि आप डीआई खान की पॉलिटिक्स से बाहर हम्म आएँ हम्म और फिर जो पार्टी के जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन या कुछ और लोग जो बार-बार बयानात दे रहे थे मौलाना के खिलाफ, हम्म उनको भी वाज़ेह हदायत खान साहब की गई कि आप ये नहीं करेंगे। हम्म तो उससे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं। लेकिन अभी भी ये मैं नहीं कह सकता कि मौलाना का जो है वो बिल्कुल हर चीज़ सही हो गई है और कल हम्म ही कोई पीटीआई और जेयूआई इकट्ठे होंगे। हम्म अभी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। कल मुलाकात हुई थी कामरान मुर्तज़ा साहब की और असद कैसर साहब की, जी जिसमें पीटीआई और जेयूआई के दरमियान जो ताल्लुकात कार हैं, हम्म उसको बेहतर करने के ऊपर बातचीत हुई है। ठीक है अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो है वो ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द हम एक इकट्ठा एक इवेंट्स जो है वो करें, ठीक है लेकिन बेहतर यही होगा कि पहले पीटीआई और जेयूआई के दरमियान मामलात क्लियर हो जाएँ। ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं है जिसके ऊपर कोई इख्तिलाफ है, क्योंकि बड़े मामलात के ऊपर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है इमरान खान का और मौलाना फजलुर रहमान का। जैसे अफ़गानिस्तान का मामला है या हम्म खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मामला है, हम्म फिर 8 फरवरी के इंतखाबात हैं। हम्म इन मामलात के ऊपर काफ़ी व्यूज़ एक जैसे ही हैं मौलाना के और खान साहब के। तो मेरा ख़्याल है कि ये दूर हो जाएगा और अभी इंशाल्लाह असद कैसर साहब जा रहे हैं जीडीए को भी मिलने। हम्म इस अलायंस को बड़ा करने की एक एफर्ट वो कर रहे हैं। मेरा हम्म इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएगी। देखते हम्म हैं, कोशिश तो है कि कुछ ना कुछ शक्ल रमज़ान से पहले आ जाए, वरना ठीक रमज़ान के बाद तो डेफ़िनेटली इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है अच्छा आप ठीक है अच्छा आपने कामरान भाई का जिक्र किया तो कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे प्रोग्राम में थे 2 दिन पहले तो फवाद साहब वो ये कहकर गए कि पीडीएम मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि पीडीएम का जब इत्तेहाद बना था तो मौलाना साहब ने लीड किया था लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आया था आपके साथ हैंड हुआ उन्होंने कहा जी हमारे साथ हाथ हुआ मुस्लिम नून के हवाले से अब साथ दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है मुहावरा यहाँ पर अगर हम कहें बड़ा फिट आता है कि पीटीआई और जेयूआई एक पेज पर इसलिए भी आएंगे कि जारी बात दोनों का जो एक मुतालिबा है तहफ़्फ़ुज़ात है रिजर्वेशन सेम है लेकिन फवाद साहब एक पॉइंट ये भी तो ना कि केपीके में जो वोट इनका अगर मैं वोट बैंक की बात करूं वोट की बात करूं जेयूआई की तो वहाँ पे हुकूमत किसकी है पीटीआई की तो क्या जेयूआई पीटीआई के खिलाफ भी ये पूरा ये जंग लड़ेगी पीटीआई को साथ मिलाकर? देखो, फिलहाल अलायंस की बात नहीं हो रही। फिलहाल तो पाकिस्तान में आइन को बहाल करने की हद तक बात नए हो रही इलेक्शन है। का मुतालबा पे तो हो और रहा है जो ना फवाद साहब और फॉर्म 45-47 की बहस भी तो अभी तक जारी है। हाँ, लेकिन नए इलेक्शन अलायंस अभी तक जो है ठीक है वो इस पे बात नहीं है। ठीक है अभी तो हम कह रहे हैं कि पार्टियां इकट्ठी हों और बल्कि सच्ची बात तो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें जो गवर्नमेंट की और जो अपोजिशन का जो नेगोशिएशंस है वो बेहतर इत्तेहाद के ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से जम हो सकेंगी। ठीक है अगर हमने ये नेगोशिएशंस पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान रहे तो वो इतनी मौसर नहीं है जितनी कि अलायंस के साथ मौसर है। ठीक है और एस्टैब्लिशमेंट का भी जो है देखिए इस वक्त जो रोल है हम्म जिस पे ज़ाहिर है कि बड़े एतराज़ात हैं हम्म पीटीआई को भी और जेयूआई को भी और महमूद अजहज़ई साहब को भी शाहिद खाकान साहब को भी। तो ये लेकिन वो एक रोल है और उसको भी आपने अपनी कंसिडरेशन में रखना है। हम्म लिहाजा इम्पॉर्टेंट है कि ये डायलॉग दोबारा शुरू हो हुकूमत में और अपोजिशन में और उसका सबसे अच्छा फोरम जो है वो ये अलायंस होगा। ठीक है अच्छा फोरम ये अलायंस होगा अच्छा लेकिन ये बात भी नहीं ना भूलनी चाहिए कि मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब के भी करीब समझे जाते हैं और जरदारी साहब के भी तो एन मौके पर आकर 11th आवर पे कि मौलाना साहब दूसरी साइड की सुन लें फिर देखिए बात यह है कि इसमें फिलहाल तो एक्चुअली इस तरह के लोग अगर आपकी पहली बात तो यह है कि करीब नहीं रहे वैसे हम्म मौलाना नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के, क्योंकि जिस तरह आपने पहले कहा जो उनके साथ ज्यादती हुई और वो समझते हैं कि जिस तरह उनको सही कार्टोसाइज किया गया तो मौलाना करीब नहीं रहे हैं, पहली बात तो है। लेकिन अगर करीब हों तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी जमातों का इस वक्त करीब होना ज़रूरी है और ताकि एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान के अंदर एक जो जो किरदार है उसके ऊपर बात की जा सके और पाकिस्तान में ठीक आइन है रिस्टोर कराया जा सके। ठीक है और ठीक है और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मौलाना खान के जरिए इमरान खान से पीटीआई से बात करें। अच्छा फवाद साहब सवाबी जो जलसा है उसको जुनेद अकबर साहब का एक टेस्ट केस कंसिडर किया जा रहा था कि देखते हैं इसमें कितने कामयाब होते हैं और फिर आगे उनकी उड़ान के बारे में लोग तजिए दे रहे हैं तो आपकी नज़र में ये जलसा किस हद तक कामयाब था?
और जुनेद अकबर साहब जो हैं उनके हवाले से जो फैसला किया गया इमरान खान साहब की जानिब से कि उनको फ्रंट पे लाया गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया, सूबाई क़यादत भी दी गई, तो ये फैसला आपके मुताबिक किस हद तक दुरुस्त है? उसकी बेसिक वजह जो आपको, अगर मैं सिर्फ एक वजह जानना चाहूँ, आपके मुताबिक वजह क्या थी? ये वजह तो जाहिर है, ये है, सच्ची बात है कि अली अमीन गंडापुर अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको नहीं संभाल सके, और जो पार्टी के अंदर और लीडरशिप में एक डिस्ट्रस्ट जो हुआ है उसको वो जिस तरीके से उन्हें हैंडल करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, और उसके नतीजे में ये चेंज आई। बाकी तो जाहिर है, बाकी तो ऐसे मतलब अगर मुनाफिकत पे मबनी वजूहात ही होंगी ना, कोई और जो देगी, तो सीधी बात तो ये। तो आप ये इसमें जुनैद अकबर जो है वो बड़े कैपेबल आदमी है, अली अमीन भी बड़े कैपेबल आदमी है, लेकिन आपको पता ही है कि इस तरह के उहदों के ऊपर हमेशा एक मुखालफत और चीज़ें वो भी जनरेट होती रहती हैं, और आपको लोगों को साथ लेके ही चलना होता है, जो शायद अली अमीन उतना अच्छा नहीं चल सके जितना उन्हें चलना चाहिए। नहीं तो फवाद अली अमीन साहब पे तो एक इल्ज़ाम ये भी है ना कि वो साथ लेकर चल रहे थे कुछ लोगों को और एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते थे। तो मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप खुद बड़ी बड़ी वजारतों पे रह चुके हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव सबको साथ लेकर नहीं चलेगा? अगर नहीं चलेगा तो फिर चलेगा कैसे? ये तो ज़रूरत होती है ना। नहीं, वो उन्हें जो है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों के ऊपर तो उनका एतराज़ का कोई इशू नहीं है। पार्टी के अंदर जो लोगों को साथ लेके चलना था उसके ऊपर उनके प्रॉब्लम्स जो है, आतिफ के ऊपर जिस तरह से केस जो है वो बना दिया गया, फिर जो ग्रुप्स क्रिएट हो गए वो हो गए। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते तो जो है वो पीटीआई पहले ही कह चुकी है कि हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते। अरे सिंध में भी तो क़यादत की तब्दीली की बात हो रही है ना चौधरी साहब, वहाँ पर क्या इशू आ रहा है? सिंध में किसकी तब्दीली की बात? पीटीआई की क़यादत। ये तो देखो पार्टी के अंदर हर वक्त चलते ही रहता है, वो मतलब हर जगह तहफ़्फ़ुज़ात, हम कह सकते हैं कि हर जगह तहफ़्फ़ुज़ात, डाउट्स हैं। नून लीग में अभी जावेद लतीफ़ साहब ने, आप देखें मरियम बीबी के, अभी हुकूमत में है। आमतौर पे जब आप हुकूमत में होते हैं तो इख्तलाफ नहीं होते, लेकिन अभी आप देख लें साद रफीक साहब की जो ट्वीट्स होती हैं, जावेद लतीफ़ ने बात की है, कई लोग बातें करते हैं, वो होता रहता है पार्टीज में। जावेद लतीफ़ का जिक्र किया, एक प्रोग्राम का क्लिप नज़रों से गुजरा था जिसमें जावेद लतीफ़ साहब भी पार्टिसिपेंट थे और फैसल वाडा साहब भी मौजूद थे। तो फैसल वाडा साहब ने एक नया इंकशाफ कर दिया है हमेशा की तरह। उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स रिपोर्ट है वो मेरे घर बैठकर बनाई गई थी। ये बात आपको क्या समझ आ रही? नहीं, 100% जाली थी, उसमें क्या शुबा है। और आपको पता है कि उस वक्त सिर्फ मैं और जुल्फी बुखारी थे, उस वक्त नदीम अफजल भी थे, जो हम कह रहे थे कि इस तरह से आप बाहर ना भेजें, और इनको बाहर भेजने का, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, देखिए सच्ची बात ये है कि मैं तो जेल में भेजने का भी हक में नहीं था। मेरा नुक्ता नज़र ये था कि आप जाती उम्रा में उनको घर में जो है वो हाउस अरेस्ट कर लें, हमारी कौन सी जाती दुश्मनी है। लेकिन बाहर इसलिए नहीं भेजना चाहिए नवाज शरीफ साहब जैसे कद के लीडर को कि वो फिर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का अलाकार बन जाता है, और वो फिर उनको अपना जो है वो अपना मकसद हासिल करने के लिए उनके साथ चीज़ें जो है वो बनाती हैं, करते हैं, और यही होता है हमेशा। इसलिए बाहर भेजना अक्लमंदी नहीं होती। तो बारह इन्होंने तो वाडा साहब ये जो बात कर रहे हैं अल-एलान टीवी पे बैठ के, चौधरी साहब की जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी मेरे घर पे बैठ के बनी थी, इस स्टेटमेंट को आप कितना संजीदा लेंगे? मतलब एक बड़ी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं और इस तरह एक लाइटर नोट पे बात हो रही है जैसे मतलब बहुत आम सी बात कर दी बैठ के किसी ड्राइंग रूम में। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है, और वो स्पेशली जबकि वो नून लीग की वोटें लेके भी आए हुए हैं, और सेनेटर हैं आज़ाद, और उनके ताल्लुकात समझे जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, और वो नून लीग के लोगों को मुखातिब कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि ये सब जानते हैं, ये जानते हैं कि क्या हुआ था। वो जुबैर उमर साहब बैठे हैं इस प्रोग्राम में, जावेद लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में गालिबन बात हुई है। होंगे मैं फैसल वोटा जाहिर है वो बात करते हैं, उनकी बातों में एक इन्फॉर्मेशन तो होती है उनके पास, और वो बात करते हैं। मुझे जाती तौर पे इल्म नहीं है, लेकिन फैसल वोटा अगर कह रहे हैं तो ये, लेकिन इसमें कोई शुबा ही नहीं ना कि वो जाली थी, लेकिन ये जाहिर है कि लेकिन वो रिपोर्ट बनी कैसे, ये बात बड़ी हैरानकुन है, और इसका एतराफ़ एक सीनियर सियासतदान बैठ के कर रहे हैं जो पहले पीटीआई में थे और आज। अच्छा मुझे बताइए, चीफ साहब को खत लिखने का मामला है, फवाद चौधरी साहब आपको ये मामला क्या समझ आ रहा है? क्योंकि आज लेटेस्ट खबर ये आई है कि जी चीफ साहब को कोई खत नहीं मिला है। देखिए, ये तो ओपन लेटर है, चीफ साहब को नहीं मिला तो अपने किसी बंदे को कहें वो प्रिंट करके उनको दे देगा, वो तो ये तो ओपन लेटर है। इसके देखिए इशू ये है कि कंटेंट जनरेट होता है, बात होती है, इमरान खान जो बात करते हैं
फिर सारे टीवी शो, सोशल मीडिया ज़ाहिर है उसी के ऊपर होता है। और वो इस वक़्त ये जो लेटर्स लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इस वक़्त की जो सारी सिचुएशन है उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और वो पहले से ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर असल इख्तियार एस्टैब्लिशमेंट के पास है, लिहाजा वो आर्मी चीफ को लेटर जो है वो लिख रहे हैं। तो ये तो वो आप समझिए कि इट्स मोर ऑफ अ नैरेटिव थिंग देन एनी। लेकिन उसमें तो चीफ साहब का भी जवाब आया है ना, ये आज ही उनका जवाब ये आया है कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला है और अगर मिलेगा तो मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। हालांकि ओपन लेटर है, विदाउट एनी लेटर उन तक पहुंचा तो होगा, लेकिन एक्सक्लूसिवली उन तक नहीं पहुंचाया गया। नहीं, एक्सक्लूसिव लेटर है ही नहीं, वो तो ओपन लेटर है। चलिए, जवाब तो चौधरी साहब जवाब तो एक्सक्लूसिव आ गया ना, क्लियर कट कि जी वज़ीर आज़म साहब को भिजवा दिया जाएगा अगर आया भी एक्सक्लूसिव। ठीक है, वज़ीर आज़म जवाब ठीक है। तो लेकिन वज़ीर आज़म साहब के साथ तो सिंपल है, इशू तो तीन है। पाकिस्तान में आज़ाद करें, जुडिशरी को आज़ाद करें और एस्टैब्लिशमेंट सियासी किरदार से एतराज़ करें। अच्छा फवाद साहब, चूँकि आप कानून को भी अच्छी तरह से समझते हैं, तो ये जो जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से तमाम लोग बड़े तबसरे कर रहे हैं, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नहीं, वो तो देखिए, हमें इमरान खान को गिराने के चक्कर में सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे ख़त्म कर दिए गए हैं। अदलिया जो है उसको एक अजीबो-गरीब, अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो भी अगली हुकूमत आएगी, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत होगी, लेकिन उसके लिए वो उनका बिल्कुल दिल नहीं करेगा ये अमेंडमेंट रिवर्स करने का, क्योंकि इसके नतीजे में इफेक्टिवली एग्जीक्यूटिव के मातहत हो गई है जुडिशरी और कोई उसका हाल ही नहीं रहा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। जजेस की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हुकूमत के हाथ में चली गई हैं और जो एक जमहूरियत का जो 3 पिलर्स हैं, यानी जो पार्लियामेंट है वो पहले आपने गिरा दी इलेक्शन जाली करा के, फिर आपने मीडिया को बैन कर दिया और अब आपने जुडिशरी को मिलियामेट कर दिया। सो तो पाकिस्तान के अंदर ये जो हुआ है ये बड़ा अलमिया है जिससे हम गुजर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी फवाद चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात। वेलकम बैक नाजरीन। मैं बात करना चाहूँगी रावलपिंडी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। इकरा जो कि जान से चली गई, इकरा कौन थी, कहाँ से आई थी, उसके साथ क्या कुछ हुआ, ये आप लोग भी नहीं जानते और सरकार के पास आपको पता है वैसे ही टाइम नहीं होता इस तरह के इशूज़ पे बात करने के लिए। और अपोजिशन के भी किसी रुकन ने रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में जाकर, मुर्दा खाने में जाकर इकरा की हालत मालूम करने की कोशिश नहीं की कि आखिर हुआ क्या था इसके साथ, क्यों इकरा सिसक कर मर गई। ये मंडी बहाउद्दीन की एक तहसील है जी, फालियाँ। वहाँ पर एक गरीब शख्स है, मेहनत का शख्स है, उसके घर अगर मेरे को बदनसीबी से पैदा होने वाली बेचारी इकरा, वो जो लड़की जो जान से गई, एक रावलपिंडी में एक जालिम शख्स जिसका नाम मियाँ राशिद है, उसके घर ये काम करती थी और तकरीबन 22 महीने पहले 8,000 रुपया माहाना जो तनख्वाह थी उस पर इसको मुलाजमा रखवाया गया। और बच्ची के वालिद ने ये बताया है कि जी तकरीबन 3 महीना पहले वो बेटी से मिलकर गया था। और ये ज़रा मैं आपको बता दूं मिलकर जाना क्या होता है, इसकी मैं ज़रा वजाहत करना चाहूँगी कि ऐसे जो मजबूर जो वालिदैन होते हैं ना, ये 3-3 महीने की एडवांस तनख्वाहें वसूल करके बच्चों की आँखों से छलकते जो कर्ब से आप कह लें कि गुजरी जो नज़रें होती हैं उनको चुरा कर सर पे हाथ रखते हुए लौट कर चले जाते हैं और एडवांस सैलरी ले जाते हैं। और ऐसा ही इकरा का वालिद भी करता रहा। 3 महीने पहले उसने ऐसा ही किया, बच्ची की जो मुशक्क़त है उसका एडवांस लिया और वापस फालियाँ चला गया। अच्छा, उसके मुताबिक तकरीबन 10 दिन पहले उसकी बेटी ने उसको फ़ोन करके बताया कि जी जो घर का मालिक है राशिद, वो और उसकी अहलिया जिसका नाम सना है, वो उसे बहुत मारते हैं और वो कहते हैं कि फ़ोन पे इकरा रो भी रही थी कि ये मुझे मार डालेंगे, अपने बाप को उसने बताया मुझे मार डालेंगे। अब वो गरीब सनाउल्लाह जिसका वालिद है, उसके मुताबिक उसके पास टिकट लेने के पैसे भी नहीं थे और उसने कहा कि मैं नहीं आ सका। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसकी बेटी अस्पताल पहुंच गई है। वहाँ पर वो पहुंचा तो फिर डॉक्टर्स ने बताया कि इस बच्ची पे तो बड़ा तशद्दुद किया गया, मार मार के इसकी हड्डियाँ तोड़ी गई हैं और हकीकत में उसके साथ ये सब कुछ हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी जो जिस्म की हड्डियाँ हैं वो बाकायदा टूटी हुई थी और सर पर भी चोट आई हुई थी। और ये सब करने के बाद उसका घर पर इलाज होता रहा, किसी को खबर नहीं होने दी गई कि बच्ची के साथ हुआ क्या है। फिर इकरा की तबीयत जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जब घर पे इलाज मुमकिन नहीं रहा, फिर मजबूरन उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो लेकर गए और फिर वहाँ पे इकरा ने आखिरी हिचकी ली और कभी ना आने के लिए वापस चली गई। अब पुलिस क्या कहती है कि जो इकरा की जान है वो गई कैसे है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर कि मामूली सी बात पे उस बच्ची को
मार दिया गया। चॉकलेट की वजह से उस बच्ची की जान गई। जो मुलजिम की बेटी है उसने शिकायत लगाई थी कि इकरा उनकी चॉकलेटें चोरी करती है, जिस पर उसकी जान ले ली गई। अब ज़रा सोचें कि एक बच्ची के सामने दूसरे बच्चे चॉकलेट्स अगर दिखा दिखा कर खा रहे हैं तो वो भी बच्ची है ना। अगर चलें उसने ये जुर्म कर भी लिया था कि चॉकलेट चोरी कर ली थी, तो क्या उसकी सज़ा मौत होनी चाहिए थी? पुलिस के मुताबिक इब्तदाई जो मुलजिमान मियाँ बीवी हैं उनके 8 बच्चे हैं, और चंद दिन पहले राशिद की बेटी ने वालदा को शिकायत लगाई थी कि जी इकरा ने चॉकलेटें चोरी की हैं। माँ ने जब सुना, जो मालकिन ने सुना, वो आपे से बाहर हो गई और मुकदमे में दर्ज जो मतन है उसके मुताबिक उसने रोटी बेलने वाले बेलन से इकरा को मारा, और इतना मारा कि वो दुनिया से चली गई। हड्डियाँ उसकी टूटी, सर पर चोटें आईं, और जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया, उसे रस्सियों से बांध कर छोड़ दिया गया। एक माँ जिसके अपने 8 बच्चे हों, वो किसी और की मासूम बच्ची के लिए इतनी जालिम, इतनी सफाक हो कैसे सकती है? मैं तो हैरान हूँ। और इकरा की हालत ख़राब हुई तो तब उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया, इतने जालिम लोग, और वहाँ उस मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। और मैं यकीन से कहती हूँ ये एक इकरा की कहानी नहीं है, हमारे आस पास चौथे, पाँचवें, छठे घर में कोई ना कोई इकरा मौजूद होती है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। राव खलील अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी के। राव साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। राव साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो इकरा जिसका वाक़या हम बता रहे हैं, जो हुआ अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी में, तो सिर्फ एक इकरा नहीं है, इस तरह के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, और अभी भी कितनी इस तरह की बच्चे लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, और ये यकीनी तौर पे ये चाइल्ड लेबर में ही आता है, जिसके हवाले से हमारे यहाँ कवानीन भी लेकिन अमल दरामद नहीं होता है। आप चूँकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में, तो आपकी नज़रों से जितने भी वाक़यात गुजरते रहते हैं, तो क्या आपको समझ आती है कि इन बच्चों को बचाना यकीनी तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोस का काम होता है, तो ये बचाने में आप लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं मजम्मत करूंगा इस बेईमाना तशद्दुद की जो इस छोटी बच्ची पे किया गया। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है, ये पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट के तहत ऑपरेट करता है। ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली जो चाइल्ड लेबर में जो बच्चे होते हैं वो हमारे उसमें एम्बिट में नहीं आते। उसके लिए लेबर के जो कवानीन हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, हमारी एक हेल्पलाइन है 1121, और इसमें हमने बहुत वास्टली अपनी जो हेल्पलाइन है उसको हमने एडवर्टाइज भी किया है और लोगों तक हम कन्वे भी करते हैं। और आपके थ्रू भी मैं करूँगा कि अगर आप अपने आसपास कोई भी इस तरह का वाक़या देखें तो 1121 पर रिपोर्ट करें। अगर हमें कोई रिपोर्ट होता है तो हम वहाँ पर जाकर उस बच्चे को रिकवर कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये सूरत हाल है कि अब बिल्कुल ऐसे है कि बहुत सारे बच्चे घरों में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर एक्ट भी आया 2019 में, और उसके तहत ये बाकायदा बैन है, इस पे आप बच्चा अपने घर में रख नहीं सकते। तो इसमें लेकिन पब्लिक एट लार्ज में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, ठीक है। और अवेयरनेस किस तरह होनी चाहिए? मतलब आप ये नंबर भी बता रहे हैं, तमाम लोगों को पता है ब्यूरोस काम कर रहे होते हैं, फिर भी अवेयरनेस क्यों नहीं होती? क्योंकि ज़ाहिर बात है वालिदैन जो है अपनी मर्ज़ी से चंद हज़ार के लिए उन बच्चों को वहाँ छोड़ आते हैं, और जिन्होंने रखा होता है वो भी काम करने के लिए रख लेते हैं छोटी उम्र के मुलाजमीन को। जी बिल्कुल। अब अगर आप थोड़ा सा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, अब ख़ास तौर पर जो पिछले 5 साल में आप देखें तो जो हमारी चेयरपर्सन है सारा अहमद साहबा, उन्होंने इस पे चाइल्ड राइट्स की अवेयरनेस के हवाले से, चाइल्ड अब्यूज़ की अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, और बहुत ज़्यादा ये कोशिश की है थ्रू सोशल मीडिया और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके तहत कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचे। और इसमें साथ साथ जो मैं अवेयरनेस के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि ये बच्चों को घरों में काम करने के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनका ये जो बचपन है वो इससे मुतासिर होता है। तो इस तरीके जितने भी आप किसी भी इन्वायरमेंट में उनको रख लें, आप उनको उनके घर वालों से दूर रखना ये, और उसके साथ साथ जो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, एजुकेशन है और ये सारी चीज़ें हैं, उनको आप वायलेट कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत से घरों का माहौल इस तरह का होता है जो चंद पैसों के लिए अपने बच्चों से मेहनत करवाते हैं, बच्चों को छोड़ आते हैं ऐसे घरों में,
उन घरों में बच्चों को किस तरह का माहौल दिया जाता होगा जो वालिदैन चंद पैसों के लिए बच्चों को दूसरों के घरों में छोड़ आते हैं। अब जैसे इस बच्ची ने फ़ोन करके अपने वालिद को बताया कि मुझे इस तरह मारा गया है, मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा। अब वालिद ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे जाने के लिए, कहीं से उधार पकड़ के चला जाता, अगर उसकी एडवांस में ली हुई तनख्वाह अगर इस्तेमाल भी कर चुका था। मैं तो उस वालिद के हवाले से भी यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगी और आप अग्री करेंगे मेरी बात से राव साहब कि आपकी बच्ची आपको फ़ोन करके कह रही है, छोटी सी बच्ची, कि मुझे मार दिया जाएगा, और वालिद कह रहे हैं मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, मैं जाके पता नहीं कर सका, और जब पहुंचा तो बच्ची मरी हुई मिली। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और इन केसेस में अब बेसिकली अब ये चीज़ें गुर्बत होना, ये चीज़ें, उसका ये हल तो नहीं है कि आप अपने बच्चे को एट रिस्क कर दें। आप अपने बच्चे को, अब जैसे अगर कोई भी, अगर रियल फादर भी है, वो अपने बच्चे को एज अ टूल नहीं यूज़ कर सकता, वो बैगिंग के लिए उसको, क्योंकि ये बच्चे का राइट नहीं है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए, ये बच्चे का राइट नहीं है कि वो किसी के घरों में काम करे। तो अगर वो रियल पेरेंट्स भी इस तरीके से करें, और ये एक माइंड सेट है। और दूसरा, इसमें ज़्यादातर केसेस में ऐसा भी नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं वो सब के सब बच्चे उन्होंने मुख्तलिफ घरों में लगवाए होते हैं। तो इसमें इनकी भी थोड़ी सी जो है वो इसमें होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये अब अगर बच्ची ने उसको बता भी दिया था तो उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। एग्जैक्टली, एक वालिद तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा ना कि मेरी बच्ची इतनी बुरी हालत में मुझे फ़ोन करके बता रही हो, कह रहे मेरे पे पैसे नहीं थे, ना आप उधार मांग के वहाँ पहुँच सके कि आप उधार मांग के चले रहते, बच्ची को वहाँ मार पड़ी और वो मौत के मुँह में चली गई। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा राव साहब कि जब इस तरह के केसेस में जो कल्प्रिट्स पकड़े जाते हैं तो उनके लिए सज़ा के हवाले से ज़रा नाजरीन को आगाह कीजिएगा, फिर सज़ा इनकी क्या होती है? देखिए, इसमें केस टू केस डिपेंड करता है। अब जिस तरह ये वाला जो केस है, इसमें बड़ा प्रॉम्प्टली जो है वो पुलिस ने एक्शन लिया और मुलजिमान को गिरफ्तार किया, और उसके साथ साथ जितनी पॉसिबल दफात उसके अंदर हो सकती थी वो उसके अंदर ऐड की। हम भी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, तो उसमें जो हमारा पंजाब डेस्टिट्यूट नेगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट है, उसकी भी जो सेक्शन 34 है वो भी हमने ऐड करवाई। तो फिर अनफॉर्चुनेटली जब रात को बच्ची की डेथ हो गई तो फिर साथ उसके 302 जो है वो भी ऐड कर दी गई। तो अब दफात के हवाले से तो इसमें कोई कसर नहीं है इस केस के अंदर, और आज पुलिस ने उनका रिमांड भी ले लिया दोनों का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस केस में सख्त से सख्त सज़ा होगी दोनों को। ठीक है, सख्त से सख्त सज़ा क्या हो सकती है, कितने साल की सज़ा हो सकती है? देखिए, इसमें जो जब मर्डर की अब जब दफ़ा लग गई है तो फिर इसमें तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ना, अब वो उसमें ये अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कितनी हो सकती है इसमें। ठीक है। अच्छा, ऐसे केसेस में अक्सर देखने में आता है कि ये लोग झूठी गवाहियाँ पढ़वा कर या अपना असर रसूख इस्तेमाल करके भी छूट जाते हैं। देखिए, इसमें असर और रसूख इस्तेमाल करने वाली तो बात इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल सामने है कि जिस तरीके से उस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, और हर चीज़ जो है वो सामने है और पुलिस के रिकॉर्ड में है, MLC में भी हर चीज़ वाज़ेह हो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हर चीज़ अक्सर ऐसे लोगों को मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ सब, अक्सर ऐसे लोगों को ये कह दिया जाता है कि वो खातून है, वो साइको थी, नफ्सियाती मरीज़ा थी। आप साइकेट्रिस्ट एक सर्टिफिकेट बनवा के ले आते हैं कि तो नफ्सियाती मरीज़ है। देखिए, आप सही निशानदेही कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे जो कि इस तरह के केसेस में जो इस तरह के लोग हैं वो उनको बाद में नफ्सियाती बन जाते हैं। लेकिन जी, लेकिन अभी तक कोई इस केस में तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है। ठीक है, चलें, अल्लाह करे ऐसी चीज़ सामने आए भी ना कि कोई वो नफ्सियाती मरीज़ा बनकर आके उस सर्टिफिकेट के पीछे छुपने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये अब इस हवाले से मज़ीद आपकी नज़र में, मैं इसके लिए लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चों को रुकाम पे भेज दिया जाता है ऐसे सफाक, ऐसे जालिम लोगों के घरों में, फिर माँ बाप भी सिर्फ पैसे लेने वहाँ पर जाते हैं और चंद महीने जाते भी नहीं है, कई महीने। तो इसको रोकने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम आपको लगता है कि करने चाहिए जो कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं? अवेयरनेस अगर चल भी रही है तो वो अवेयरनेस मुहिम उस हद तक करामत साबित क्यों नहीं हो पा रही है? इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक तो इस पे कंप्लीट सर्वे होना चाहिए कि तमाम घरों का, कि किन किन घरों में जो है वो बच्चे काम कर रहे हैं, और उसका एक बाकायदा एक डाटा बैंक बनना चाहिए, और उसके तहत फिर इस पे जो है वो उनको ये इशू किया जाना चाहिए कि ये इस कानून के तहत ये बैन है और आप अपने घरों में बच्चों को नहीं रख सकते। तो ये इसके ऊपर जो है वो एक सर्वे हो के एक डाटा बने, और उसके साथ साथ तमाम लोगों को इस पर ये अवेयर किया जाए कि ये बच्चा रखना 15 साल से कम उम्र, और उसके साथ साथ अगर 16 से 18 की है तो वो भी लाइट वर्क में जो एक्ट कानून कहता है उसके तहत आप रख सकते हैं, और लाइट वर्क के साथ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी होती हैं।
ठीक है। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा इससे मिलती जुलती ही बात है, ऐसा ही टॉपिक है कि जो हम अक्सर जब अपने ऑफिस तक जा रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तो आपको एक एक स्टॉप पर पूरा घराना भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल बच्चे होते हैं, वापस में बात कर रहे हो, तो मैंने अक्सर पूछा है, वो बताती मेरी बहन है जी, वो मेरा छोटा भाई है, 6 7 8 साल के बच्चे होते हैं, उनकी दादी भी वहीं पर कहीं फिर रही होती है, वालिदा भी कहीं इधर उधर फिर रही होती है, और एक एक स्टॉप पर बाकायदा कब्जा किया होता है। ये जो बैगर्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कितनी सख्त होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी ज़ीरो टॉलरेंस है और आजकल एंटी बैगरी कैंपेन भी चल रही है। और जो हमारा एक्ट है, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट, इसके तहत हम ऐसे जितने भी बच्चों को अगर यूज़ किया जा रहा है बैगिंग के लिए, तो हम लोग उनको रेस्क्यू करते हैं और हमारी डेली बेसिस पे टीम निकलती हैं जो कि ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती हैं। और यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट के अंदर उनके लिए बेहतरीन रिहाइश, उनका खाना पीना, स्कूलिंग और ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और फिर हमने विद इन 24 आवर्स उनकी लीगल कस्टडी लेनी होती है। अगर मैं रावलपिंडी की हद तक बात करूं तो लास्ट ईयर जो 2024 है, उसमें हमने तकरीबन 1225 बच्चों को रेस्क्यू किया है। ठीक है। ऐसे बच्चे जो आप बता रही हैं किस तरीके से वो भीख मांग रहे होते हैं या और अच्छा, काफी बड़ा फिगर बता रहे, 1225 बच्चे, तकरीबन 1250 बच्चों को आपने रेस्क्यू किया, सिर्फ रावलपिंडी की बात करें। तो रासो थोड़ा उन बच्चों के बारे में बताइएगा, ये आप इंटरेस्टिंग बात करें, वो बच्चे जिनको आपने रेस्क्यू किया, थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह उनको ले जाया जाता है, फोर्सफुली उनसे भीख मंगवाई जाती है? जी, उसमें ये सारे, इसमें भीख मांगने में इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। उसमें जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, उसके अलावा जो कबाड़ चुनने के लिए बच्चों को यूज़ किया जाता है, उसके अलावा जो बच्चे कुछ घरों से भाग जाते हैं, उसमें डिफरेंट पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज के बच्चे जो हैं, और ये अगर कोई बच्चा गुमशुदा हो जाता है तो ये इसमें ये वो सारे बच्चे शामिल है। और साथ साथ जो हमारी हेल्पलाइन पे अगर कोई केसेस रिपोर्ट होते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसमें जितने भी बच्चे हमारे पास रेस्क्यू होते हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है। ऐसे बच्चों की फिर काउंसलिंग भी की जाती है, और जो इनके पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, उनकी भी काउंसलिंग की जाती है कि आपके बच्चे हैं, आप इनको एज अ टूल यूज़ ना करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप इनको यहाँ पे हमारे पास पढ़ने दें। ठीक है। ताकि इन बच्चों का ये और बच्चों का इस पर क्या रिएक्शन होता है, बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मतलब बच्चे पसंद करते हैं कि आप लोग जो बात कर रहे हैं, साइकेट्रिस्ट उनसे जो बात कर रहे हैं, उनके वालिदैन को समझा रहा है, बच्चे उस बात को समझते हैं, यानी बच्चों को लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए और जो उनसे करवाया जा रहा है वो गलत है? ये बिल्कुल मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और वो पढ़ना भी चाह रहे होते हैं। तो इसमें वो चाह रहे होते हैं कि उनको जो है ना वो एजुकेशन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी राव साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। साहम इशू पर आपने हमें अपना वक्त दिया। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।